evening students, once again this is Santosh Kumar Sinha and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज मैं फिर आपके सामने वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज। ये जो सेशन है ना कुछ दिन से चल रहा है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग टाइम। Now question number 1. No sooner did he reach the station than his train had already left. एक बात आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में नो सूनर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और ये आपका कंजंक्शन है। तो जब भी आप नो सूनर से बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर में देन होना चाहिए, यानी कि नो सूनर के साथ स्ट्रक्चर में उसका देन होना चाहिए, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होता है। तो जहाँ जहाँ नो सूनर होगा वहाँ देन होना चाहिए, अदरवाइज एरर हो जाएगा। तो क्या बोलता है, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, जो ही वह स्टेशन पहुंचा, देन हिज ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पर देर लगा यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे वह स्टेशन पहुंचा उसकी ट्रेन ऑलरेडी डिपार्ट हो चुकी थी, यानी कि प्रस्थान कर गई थी। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, जहाँ जहाँ नो सूनर होगा वहाँ पर देन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी देर लगा हुआ है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. The conference is to start at 9:30 AM with the introductory speech of the chairman। यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है ना वो स्टार्ट होगा 9:30 AM में, और जो चेयरपर्सन है उनका इंट्रोडक्टरी स्पीच के साथ, यानी कि फ्यूचर में जा रहा है बात। तो क्या हो जाएगा, द कॉन्फ्रेंस इज टू स्टार्ट एट 9:30 AM विद द इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ द चेयरमैन। इसका आंसर होगा हैज बीन स्टार्टेड। गलत है, पहला पार्ट गलत है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है। टेंस नहीं बदलना, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर होगा। और यहाँ पर हैड बीन स्टार्टेड दिया है, क्वेश्चन है प्रेजेंट में और यहाँ पर हैड दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, विल बी स्टार्टेड बाय। यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है ना स्टार्ट होगा 9:30 AM, और जो स्पीच है चेयर पर्सन का, उनके स्पीच के साथ आपका कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे होगा, द कॉन्फ्रेंस विल बी स्टार्टेड, द कॉन्फ्रेंस विल बी स्टार्टेड बाय 9:30 AM विद द इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ द चेयरमैन, यानी कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ही फॉर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स इज नेसेसरी। यानी कि वह पूरी तरह से बिलीव करता है कि हमारा स्ट्रक्चर में जो वेरियस डिपार्टमेंट का है उसमें रेडिकल चेंज बहुत ही एसेंशियल है और नेसेसरी है। वंस अगेन, ही फॉर्मली बिलीव्स दैट अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स इज नेसेसरी। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए भर में एस और यस लग गया, यानी कि सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मैं आपको कल बताया था कि जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप लोग करने बैठेंगे तो अगर आपका ऑप्शन ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है, तो सोचेंगे कि आपका आंसर डी में जाएगा। तो यहाँ पर ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है, यानी कि आपका आंसर डी होगा, यानी कि द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन अच्छा क्या बोलता है। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. एज सून एज शी ओपन द अम्ब्रेला, यानी कि जैसे ही वो अम्ब्रेला खोली, अ स्कॉर्पियन फेल अबाउट ऑफ इट, उसमें से एक बिच्छू गिर गया था। तो आपको अंडरलाइन क्या हुआ, फेल अबाउट ऑफ, मतलब उसमें से एक बिच्छू गिर गया। एज सून एज शी ओपन द अम्ब्रेला अ स्कॉर्पियन फेल अबाउट ऑफ इट, जैसे वो अम्ब्रेला खोली उसमें से एक बिच्छू नीचे गिर गया। आपको हटाना है फेल अबाउट ऑफ को। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप जाएंगे डी में, अगर आपको लगता है कि गलत है तो किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। ऑप्शन ए बोलता है फेल ऑफ फ्रॉम, ये गलत है आपका। बी में बोलता है फॉल ऑफ फ्रॉम, और सी में बोलता है फेल। इस फेल का मतलब होता है फेल होना, असफल होना, तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉल। फॉल ऑफ फ्रॉम मतलब उसमें से गिर गया। एज सून एज शी ओपन द अम्ब्रेला अ स्कॉर्पियन फेल अबाउट ऑफ इट, फॉल ऑफ फ्रॉम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ यू, यदि मैं आपके जगह पर मैं होता, यदि मैं आपके जगह पर होता, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर वेयर लगा है। इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ यू, यदि मैं आपकी जगह पर होता, आई कैन नॉट ग्रांटेड हिम एनी रिलीफ रिगार्डिंग द मैटर, मैं उसको कोई भी रिलीफ को ग्रांट नहीं करता मैटर से संबंधित। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए वेयर लगा है, और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर कैन नॉट ग्रांटेड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट ग्रांटेड। यहाँ पर डिड नॉट हैव ग्रांटेड, ये गलत है। बी में बोलता है वुड नॉट हैव ग्रांटेड, बी में है, और सी में विल नॉट हैव ग्रांटेड, तो ए और सी गलत है। ये पास्ट में जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, वुड नॉट हैव ग्रांटेड। तो क्या होगा आज का इसका आंसर, इफ आई वेयर इन प्लेस ऑफ यू, यदि मैं आपकी जगह पर होता, आई वुड नॉट हैव ग्रांटेड हिम
any relief regarding the matter. Once again, if I were in place of you, I would not have granted him any relief regarding the matter. यदि मैं आपकी जगह पर होता तो मैं उसको जरा सा भी किसी चीज को रिलीफ नहीं करता मैटर से संबंधित. So the correct answer is B. Would not have granted is the right answer. Now question number 6. To practice any art properly, यानी कि किसी भी आर्ट को properly practice करने के लिए क्या रिक्वायर्स होता है? रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसेंस, यानी कि पैसेंस कितना चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वंस अगेन लेट अस सी द क्वेश्चन. टू प्रैक्टिस एनी आर्ट प्रॉपर्ली रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसेंस, यानी कि किसी भी आर्ट को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसेंस होना चाहिए. सो आपको यहाँ पर रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को रिप्लेस करने के लिए बोला. अगर आपको गलत लगता है तो किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे, अगर आपको सही लगता है तो आप डी में जाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट. सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. यहाँ पर बोलता है रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी, यहाँ पर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यहाँ पर बोल दिया ऑर्डिनरी, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है. जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आपका आंसर होगा. बी में बोलता है रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है पर यहाँ पर रिक्वायरिंग बोल दिया, यहाँ पर वर्ब का बिफोर लगा लेती है, इसलिए भी आंसर आपका गलत है. और सी में बोलता है रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी को किसी एक ऑप्शन में दे दिया, यानी कि अंडरलाइन पार्ट अगर किसी एक ऑप्शन में उठा के दे देगा तो उस ऑप्शन में आप टिक नहीं मार के सीधा जाएंगे डी में, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. इसका 3 ऑप्शन हम बताए थे आपको कि अगर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अगर तीनों डिफरेंट होगा तो उस हालत में हमारा आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट. और दूसरा, अगर अंडरलाइन पार्ट उठा के किसी एक ऑप्शन में दे दिया तो उस हालत में भी हम जाएंगे डी में, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसका आंसर होगा टू प्रैक्टिस एनी आर्ट प्रॉपर्ली रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसेंस, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या बोलता है. चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या क्या है और उसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. नो सुनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, फिर यहाँ आ गया नो सुनर से और यहाँ पास्ट में आ गया. नो सुनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड को अंडरलाइन किया है इन न्यूज़पेपर, देन देयर वाज अ रश ऑन द बुकिंग काउंटर, यानी कि जैसे ही पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ बुकिंग काउंटर पर बहुत ज्यादा भीड़ लग गया. वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन. नो सुनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, ये पूरा ही गलत है, इसका स्ट्रक्चर पूरा ही गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नो सुनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्या होगा? नो सुनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर, देन तो सही है क्योंकि मैं आपको बताया था कि नो सुनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है. तो क्या होगा? नो सुनर डिड और नो सुनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर, देन देयर वाज अ रश ऑन द बुकिंग काउंटर. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. He took a longer time to complete the project work given by the chairperson of the committee. Once again, he took a longer time, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री दे दिया, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. तो क्या होगा? He took a longer time to complete the project work given by the डायरेक्टर चेयरमैन ऑफ द कमिटी. यहाँ पर जो लॉन्गर टाइम है ना, यहाँ पर सेंटेंस से कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर कुछ कंपेयर किया जा रहा है. तो यानी कि इसका हिंदी क्या हो गया कि वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लिया था प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए, जो कि चेयरपर्सन से उसको मिला था या चेयरमैन से उसको मिला था कमिटी के द्वारा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए ए में बोलता है लॉन्गेस्ट टाइम, यानी कि सुपरलेटिव में नहीं जाएगा, ए लॉन्ग टाइम बी हो गया, और सी में बोलता है द लॉन्गेस्ट टाइम सी, तो सी पार्ट भी नहीं होगा. तो क्या होगा? ही टुक ए लॉन्ग टाइम होगा, ही टुक ए लॉन्ग टाइम, उसने बहुत लंबा टाइम ले लिया था प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो कि चेयरमैन कमेटी को उसको दिए थे. सो द करेक्ट आंसर इज बी, ए लॉन्ग टाइम. He took a long time to complete the project work given by the chairman of the committee. A long time is the correct answer. Now question number 9. The ladder will collapse, यानी कि सीढ़ी कोलैप्स होकर गिर जाएगा, मतलब गिर जाएगा. If you push the wall with both hands, यदि आप दीवार को both hands से पुश करेंगे तो सीढ़ी आपका जो है ना कोलैप्स कर जाएगा. इसका करेक्ट आंसर यहाँ रिप्लेस करने के लिए बोला है विल कोलैप्स. तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बोलता है शुड कोलैप्स, तो यहाँ पर शुड नहीं होगा क्योंकि मॉडल से क्वेश्चन यहाँ पर शुड नहीं होगा. जो टेंस है उसी टेंस में आपको आंसर होगा, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट होगा. टेंस को जरा से भी नहीं बदल रहा है, यहाँ पर विल है, यहाँ पर शुड है, तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये पार्ट एरर हो गया. बी में फिर बोलता है माइट कोलैप्स, ये पास्ट में चला गया, इसलिए बी पार्ट भी आपका आंसर गलत है. सी में बोलता है कुड कोलैप्स, ये भी आपका गलत हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नो इम्प्रूवमेंट. मैं आपको बताया था कि जब भी आपका ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट तीनों डिफरेंट होगा मीनिंग में, तो उसका आंसर क्या समझेंगे हम लोग? डी. सो द आंसर विल बी द ladder will collapse if you push the wall with both hands. एकदम सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है.
चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन आज का क्या बोलता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन आज का सेशन के क्या क्या बोलता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सो लेट्स सी व्हाट आर द फाइनल क्वेश्चंस ऑफ टुडे। क्वेश्चन नंबर 10, द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव रिसेंटली कंडक्टेड एन इंटरनल इंक्वायरी। तो अंडरलाइन पार्ट क्या है, हैव रिसेंटली कंडक्टेड, और यहाँ पर रजिस्ट्रार है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, हैज रिसेंटली कंडक्टेड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड लास्ट फॉर टुडे। इट वाज सो डार्क आउटसाइड, यानी कि बाहर इतना अंधेरा था, दैट द चिल्ड्रन वेयर टेरिबली फ्राइटनेड, यानी कि बच्चे पूरी तरह से डरे हुए थे। बाहर में इतना अंधेरा था कि बच्चे पूरी तरह से डर गए थे, यानी कि डरे हुए थे। तो अंडरलाइन पार्ट है वेयर टेरिबली फ्राइटनेड, आपको हटाना है। अगर गलत लगता है तो, अगर सही है तो हम जाएंगे डी में, यानी कि नो इंप्रूवमेंट। ऑप्शन ए में बोलता है यहाँ पर वेयर है और यहाँ पर हैड लगा है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए गलत हो गया। बी में बोलता है वेयर टेरिबली फ्राइटनेड, फ्राइटनिंग यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर फ्राइटनेड है और यहाँ पर फ्राइटनिंग है, यानी कि B4 में जा रहा है, तो बी ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। सी में बोलता है वुड बी टेरिबली फ्राइटनेड, यहाँ पर वुड भी लग गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जब तीनों ऑप्शन डिफरेंट है तो हम क्या बोले थे कि हमारा ऑप्शन किस में जाएगा, डी में, यानी कि सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, there is no error at all. So the answer would be like this: it was so dark outside that the children were terribly frightened. तो इसका आंसर एकदम बिल्कुल सही है, यहाँ पर were होगा, terribly frightened बिल्कुल सही है। So the answer is at D, means there is no requirement of correction of sentences. That's all for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।